हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ओवर मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी जनरल इरविन, ऑप्शन सी जनरल क्लाइव या ऑप्शन डी जनरल सॉन्डर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल डायर। तो जो जनरल डायर था दोस्तों, यह ब्रिटिश अधिकारी जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। इसने वहां पर हजारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में जनहानि हुई थी दोस्तों। यही जालियांवाला बाग है जो वर्तमान में अमृतसर में स्थित है। और अगर हमसे इसकी डेट पूछी जाए कि यह घटना कब घटित हुई थी, तो यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 के दिन घटित हुई थी। और अगर जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है पूछा जाए, तो यह अमृतसर में स्थित है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। जो सोमनाथ मंदिर है वह गुजरात राज्य के तट पर स्थित एक मंदिर है दोस्तों। ये सोमनाथ टेम्पल या सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। बात आई है दोस्तों सोमनाथ टेम्पल की। तो सोमनाथ टेम्पल पर 17 आक्रमण हुए थे और वह किस शासक के द्वारा करवाए गए थे? तो वह महमूद गजनवी के द्वारा करवाए गए थे। सन भी पूछा जाता है दोस्तों कि कब से कब तक यह 17 आक्रमण हुए थे। तो यह सन 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक के बीच में यह आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किए गए थे। इसमें कुल मिलाकर इसने 17 आक्रमण किए थे दोस्तों। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी या ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी। तो जो हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों, यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह हुंडरू जलप्रपात। अब दोस्तों हुंडरू जलप्रपात तो स्वर्णरेखा नदी पर है, परंतु यह किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब अगर झारखंड के विषय में बात करें दोस्तों, तो झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तो झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और अगर दोस्तों इसकी डेट पूछी जाए, तो इसकी डेट है 15 नवंबर सन 2000। तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो नोंगक्रेम नृत्य खासी आदिवासियों द्वारा किस त्योहार के दौरान किया जाता है, हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वंगाला, ऑप्शन बी जतारा, ऑप्शन सी चेरम या ऑप्शन डी बिहू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंगाला। जो वंगाला त्योहार है उसके दौरान ही खासी आदिवासी लोगों के द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। अब बात आई है दोस्तों खासी आदिवासियों की। तो यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। यह मेघालय की एक प्रमुख जनजाति है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह दोस्तों नोंगक्रेम नृत्य जो कि मेघालय में खासी आदिवासियों द्वारा किया जाता है। मेघालय की बात आई है तो मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों। पहली गारो जनजाति, यह मेघालय की एक प्रमुख जनजाति है। इसी के साथ दूसरी प्रमुख जनजाति है खासी जनजाति, जिनके द्वारा ही नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है वंगाला त्योहार के दौरान। और तीसरी यहाँ की प्रमुख जनजाति है जयंतिया जनजाति। तो गारो, खासो और जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जिसमें कौन सा युग में सही नहीं है यह हमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मधुबनी चित्रकला बिहार, ऑप्शन बी तंजौर कला राजस्थान, ऑप्शन सी पट्टचित्र ओडिशा या ऑप्शन डी कालमेजेतु तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मधुबनी चित्रकला दी है। तो यह तो बिहार की प्रमुख चित्रकला है दोस्तों, तो यह तो बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ तंजौर कला जो है, तंजौर कला राजस्थान से संबंधित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। पट्टचित्र कला अगर देखें तो यह भी ओडिशा से संबंध रखती है, परंतु जो कालमेजेतु है वह तमिलनाडु की चित्रकला नहीं है दोस्तों। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कालमेजेतु है यह रंगोली के जैसी एक
कला होती है दोस्तों, जो कि किस राज्य में बनाई जाती है? यह केरल राज्य की एक प्रमुख लोक कला है। तो कालमेजेतु केरल से संबंधित है। ये दोस्तों कालमेजेतु कला, जो कि रंगोली के आकार में बनाई जाती है दोस्तों। इसमें भगवान के चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तिब्बती पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार या ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बती पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों तो वह है तिब्बती पठार, ये तिब्बत प्लेटू, इसे हम तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार, परंतु हमसे अगर भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो वह कौन सा है? वह है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जो है भारत में सबसे ऊंचा पठार है। इसी के साथ ये तो हो गया सबसे ऊंचा पठार भारत का, परंतु अगर सबसे बड़ा पठार भारत का पूछा जाए तो वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वह भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो जो कंथुरी उत्सव है वह भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब दोस्तों बात आई तमिलनाडु की, तो यहाँ पर 3 प्रमुख बंदरगाह है। तो वो कौन कौन से बंदरगाह दोस्तों? तो यहाँ पर पहला प्रमुख बंदरगाह है तूतीकोरन बंदरगाह, और अगर दूसरा प्रमुख बंदरगाह देखे तो वह है एन्नोर बंदरगाह, और अगर तीसरा प्रमुख बंदरगाह देखे तो वह है चेन्नई बंदरगाह। तो ये 3 प्रमुख बंदरगाह परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये तीनों बंदरगाह आपको ध्यान में रखना है। पहला है तूतीकोरन बंदरगाह, दूसरा है एन्नोर बंदरगाह और तीसरा है चेन्नई बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो यहाँ पर सिंपल सा हमसे ये पूछा गया है दोस्तों कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1976 में, जिसके तहत प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो ये दोस्तों हमारे भारत का संविधान, जिसमें प्रस्तावना को 42वें संविधान 1976 के अंतर्गत संशोधित किया गया था। और अगर हमसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B5, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी थायमीन या ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियासिन। तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है, और नियासिन को विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पर भी वही बताया गया है कि नियासिन को विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमें विटामिन B5 भी दिया है, विटामिन B2 भी दिया है। तो इनके रासायनिक नाम हम देख लेते हैं। तो विटामिन B2 को जाना जाता है रेबोफ्लोविन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? विटामिन B2 को रेबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा, कि पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नियासिन को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो इसे विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को अंबाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे अंबाविलास पैलेस के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सांची स्तूप, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी मैसूर महल या ऑप्शन डी हवा महल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर महल। तो जो अंबाविलास पैलेस है इसे मैसूर महल भी कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी दिए हुए हैं। ये कहाँ पर स्थित है इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है सांची स्तूप, यह स्थित है दोस्तों
रायसेन में। और रायसेन भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो रायसेन है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला, जहाँ पर सांची का स्तूप स्थित है। इसी के साथ अगर लेह की बात करें तो लेह स्थित है लद्दाख में। हवा महल की बात करें तो हवा महल कहाँ पर है दोस्तों? हवा महल जयपुर में स्थित है। और जयपुर राजस्थान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है दोस्तों, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों अम्बा विलास पैलेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैलेस है दोस्तों, जिसे मैसूर महल के नाम से भी जाना जाता है। और यह मैसूर महल किस राज्य में है दोस्तों? तो यह कर्नाटक राज्य में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।